आपने शुरू में 8 रोटी रख दी और मैंने 2 खाई तो 6 खराब चली जाएगी। 6 खराब, यही हमारा पूरे फिश फार्मिंग में ये फीड का और डिजीज का। बंदा 2 चीज़ पे ध्यान दे ले और सीड अच्छा मिल जाए तो ये सबसे अच्छा प्रॉफिट है। 40 से 50% ठोक कर इसमें प्रॉफिट मिलता है आपको। सर साल भर में अगर मैं सारी चीज़ें हटा करके सबको जोड़ूँ तो 70-72 के आसपास मैंने आराम से सब कुछ निकाल नुकूल करके ये मैंने अपनी जेब में रखा, सारी चीज़ों को मिलाकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े फिश फार्म पर खड़े हैं। यहाँ पर 310 बीघा में फिश फार्मिंग हो रही है और यहाँ पर इनकी फिश की हैचरी भी है। हमारे साथ में है विवेक जी। तो भाई साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम विवेक गौतम है। मेरी हैचरी ज़िला अलीगढ़ में है और यहाँ पर मैं फ़िश फार्म के साथ साथ सीड प्रोडक्शन भी करता हूँ और मछलियों के लिए फीड प्रोडक्शन भी करता हूँ। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सर मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर रखा है जी। गुरु जम्बेश्वर हिसार से जी। उस पत्रकार भी रहे हो? जी सर, जी सर। उसके बाद मैंने कुछ टाइम इंटर्नशिप भी करी है जी। कुछ आपके न्यूज़ नेशन में भी और जी न्यूज़ में भी इंटर्नशिप करने के बाद जी फिर ये फील्ड के साथ आया हूँ। इतना पढ़ने के बाद फिश फार्मिंग में कैसे आ गए? सर पहली बात तो सर फिश फार्मिंग या कोई बिजनेस जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छोटा नहीं है। और सर दूसरी बात ये है कि एजुकेशन के साथ साथ मैंने और जगह जॉब भी करी है सर, इंटर्नशिप के बाद भी, और मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर करा है जो मैंने आपको नहीं बताया बीच में भी। तो सर उस दौरान के पूरे एपिसोड के बीच में सर मैंने सब कुछ समझा और मेरे फादर और मेरे छोटे वाले भाई जो हैं, फादर आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे छोटा भाई आज भी आर्मी में सर्विंग है जम्मू कश्मीर में। उन दोनों को देखते हुए सर मुझे थोड़ा सा जो एक ट्रैक उससे हटकर काम करना था, जो अपना बिजनेस था। मेरे पास अपनी पैतृक ज़मीन भी थी और सारा मेरे को नॉलेज भी धीरे धीरे मैंने गैदर किया। ये सर मेरा रीज़न था मेरा इसमें आने के लिए। एग्जाम से आपका मतलब आपने गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए हैं? जी सर, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिए हैं जिसमें कुछ एसएससी के थ्रू थे, कुछ स्टेट पीसीएस के थ्रू थे। इन सब की एग्ज़ाम देने के बाद जिसमें सबसे पहला था मेरा दिल्ली पुलिस, उसके बाद था मेरा यूपी पुलिस और उसके बाद सर मेरा रेलवे एनटीपीसी एंड आफ्टर दैट यूपी लेखपाल। ये 4 जॉब का मैंने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ये था सर कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं। एक वो मेरा था जो घर वालों को मैं प्रूव करके इस काम में आ सकूं, तो घर वालों से गारंटी वहीं से तभी मिली मुझे। मतलब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे थे? जी सर, टेस्ट कर रहा था मैं। तो फिर फिश फार्मिंग में कैसे आ गए? सर फिश फार्मिंग का ये था कि एक्चुअली मैंने धीरे धीरे सर देखता रहा जैसे कि फिश फार्मिंग को लेकर कि सर जैसे लोग बाग स्टार्ट करते हैं, और ये जो मेरा स्टार्टिंग था 2019 से थोड़ा सा पहले था एक्चुअली। स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको बता हिस्ट्री बताना शुरू करूँ सर आपको, तो उसमें ये था कि सर जैसे मैंने 2 पॉन्ड अपने डिग करवाए जो कि मुझे सर ट्रायल के लिए थे सर। अच्छा, शुरुआत करी आपने ट्रायल? हाँ, ट्रायल के लिए सर। ट्रायल में मैंने ये चीज़ देखी सर, मैं सबसे पहले बच्चा ला करके देख करके जो चीज़ मुझे अप्स एंड डाउन समझने आए, उसके बाद फिर मैंने इसको एज अ प्रोफेशनल लिया। उस टाइम में एज अ एग्जाम्स की पढ़ाई कर भी रहा था, पर मैंने फादर से रिक्वेस्ट करके ज़्यादा नहीं 5 एकड़ ज़मीन की अपने ले ली जिसमें मैंने अपना काम किया स्टार्टिंग। उसके बाद चेंज किया सर मैंने। प्रोफेशनली के तौर पे आपने कहा कि आपने क्या किया, प्रोफेशनली आने के लिए आपने क्या तैयारी करी? सर प्रोफेशनल आने के लिए सबसे पहले तैयारी करी सर, जैसे ICAR का एक इंस्टीट्यूट है सीफा, अच्छा, जिसका कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसकी मेन हेडक्वार्टर सर भुवनेश्वर में है। अच्छा सर, सबसे पहले मैंने वहाँ जाकर के सबसे जो मेन जो ट्रेनिंग होती है वो डिजीज की होती है, क्योंकि बीमारियां किसी को नहीं पता है कि फिश मर रही है, दिक्कत क्या आ रही है। उससे मैंने लॉस भी झेला है सर। उस सब को देखते हुए सर मैंने सबसे पहले डिजीज का एक 7 दिन का छोटा कोर्स किया। अच्छा। उसको समझते हुए मैंने प्रैक्टिकली चीजें देखी। फिर मेरे को जो साइंटिस्ट थे उनसे टाई अप रहा, फिर जो दिक्कतें उनसे शेयर करते हुए मैं उस चीज में परिपक्व हुआ। उड़ीसा जाके आपने अपने आप को तैयार किया? जी सर, अपने ये जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए? जी सर। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा सर साथ में कि डिजीज ट्रेनिंग लेने के बाद ही सर मैंने न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने अपना फीड प्लांट भी लगाया, और उसके साथ साथ मैंने सर ब्रीडिंग भी सीखी। अच्छा। जिसमें IMC की पूरी ब्रीडिंग आती है मेरे को, EMC पूरी ब्रीडिंग आती है, कैटफिश आती है, और लास्ट ईयर मैंने मरल, जिसे हम कहते हैं चन्ना स्टेटस, अच्छा, या चन्ना स्टेटा कहते हैं इसको हम, जो कि हमारा साइंटिफिक नेम है, अपने एरिया में मैंने उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट करी। मतलब आपने यहाँ हैचरी स्टार्ट? जी सर, जी नहीं, हैचरी तो सर मेरी स्थापित ट्रेनिंग से पहले हो गई थी। अच्छा। उसके बाद जो मैंने लास्ट ब्रीडिंग सीखी है मरल, जिसको हम कहते हैं सॉल, जिसे कहते हैं, जैसे सॉल मछली में सोना कहा जाता है, उसकी मैं लास्ट लेकर सक्सेसफुली ट्रायल लेकर के बच्चे पैदा किए, जिसको हम ऐसा ब्रीडिंग कहते हैं। जो तो आपका जो ये फार्म है, जी सर, जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, कितने एकड़ में है? सर अगर इसको एज अ एकड़ काउंट करें हम तो तकरीबन 60 से 62 एकड़ है। और बीघा में कितना सर है? बीघा में जाएंगे तो 310 315 डिपेंड करता है वो पूरा हमारा और आंकड़ा क्या है। वैसे 310 हमारी एरिया से हिसाब से। कौन कौन सी फिश पाल रहे हैं आप? सर मैं फिश पाल रहा हूँ सर आपकी सबसे पहले तो IMC में सारी हैं, जिसमें आपका रोहू, आपका कटला, आपका ग्रास, आपका कॉमन जिसे गोल्डन कार्प भी कहते हैं, कुछ आमुर कार्प इसकी वैरायटी भी है, उसके साथ आपका सिल्वर, और आपका एक बिग हेड जिसे हम B ग्रेड कहते हैं,
और उसके साथ साथ सर जो मैंने अभी रूपचंदा और सर फंगेशियस और साथ में जैसे आपका जो मरल है और देसी मांगुर है, इन सब का मैं ब्रीडिंग के साथ साथ खुद अपना पालन भी करता हूँ। अच्छा, ये है सर मेरी कहानी। और इन सब का सर एक और चीज़ जो मेरे यूएसपी मैं समझता हूँ चीज़ों की लेकर के, वो सर सबसे चीज़ ये है कि मैं फीड भी अपना दे रहा हूँ, मैं सीड भी अपना दे रहा हूँ अपने लिए भी, और वही फार्मर्स के लिए, वही मेरा प्रोडक्शन है, वही मेरा पूरा जितना भी फार्मिंग हो रही है पूरी। मतलब एक पूरा पैकेज आप दे रहे हैं। जी सर। आप इनका सीड भी तैयार कर रहे हैं, जी सर। हैचरी है। जी सर। और आप फीड भी तैयार कर रहे हैं ताकि फार्मर को कहीं और ना जाना पड़े, जी किसी सर। और दरवाजे पे ना जाना पड़े। जी, आपने अभी बताया कि आप 310 बीघा में फिश फार्मिंग कर रहे हैं। जी। सारी जमीन आपकी है? नहीं सर, सारी ज़मीन अपनी नहीं है जी। सर। जैसे कि मेरे पास ये जो पूरा एरिया है, जी। ये मेरे पेरेंटल मीन्स मेरे फादर का है। जी। उसके अलावा जितना भी एरिया है सर, मैंने गवर्नमेंट से लीज पे ले रखा है। अच्छा, सरकारी जमीन लीज पे ले रखा है 10 साल के लिए अपनी पूरी। जी। जी सर, वो उस लीज को लेकर के मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा चारों तरफ आपके तालाब हैं और ये आपने कंक्रीट के बनाए हुए हैं। एक ये बड़ा वाला है और 4 साइड में छोटे हैं। ये क्या फंडा है? सर ये एक्चुअली हैचरी मॉडल है सर। जी। इसमें मेन जो ये बड़ा पॉन्ड आप इसमें फिश देख पा रहे हैं सामने, ये ग्रास कार वैरायटी है इसकी। जी। सर यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए मेल फीमेल को लाके इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद ये चारों जो इंक्यूबेशन छोटे छोटे पॉन्ड है, उसके थ्रू इसके अंडे ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर ये इसमें घूमते हैं, उसके बाद इस पॉन्ड में ट्रांसफर होते हैं। मतलब यहाँ ब्रीडिंग हो रही है और उसमें फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये 4 ही क्यों है? इसके बाद 3 भी कर सकते थे, 6 भी कर सकते हैं, ये क्या वजह है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लॉजिकल क्वेश्चन है वैसे आपका। सर इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इससे मैंने आज ग्रास कार की ब्रीडिंग करी। जी। 8 से 10 घंटे बाद ये अपना एग रिलीज करेगा और मैं इसमें से सारा अंडा उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। अब वो अंडा उसमें 3 दिन घूमेगा। अच्छा। और 3 दिन घूमेगा तो मैं 2 दिन बाद उसमें मतलब जैसे कल के बाद उसमें ब्रीडिंग है दूसरी मछली डाल दूंगा। उसके बाद फिर दूसरा, जैसे कुल के जब तीसरा दिन खत्म होगा तब तक दूसरी मछली आएगी और ये इसमें से निकल जाएगा। अच्छा। तो इन चारों से ये फायदा है कि मैं 365 दिन ब्रीडिंग सीजन के अंतराल, जो आपका पूरा 6 महीने से 7 महीने का होता है ब्रीडिंग पीरियड, उसमें मैं इसको 24 घंटे रन कर सकता हूँ। मतलब एक साइकिल आपका एक साइकिल कंटिन्यू रहेगा। हाँ, इसमें जिसमें अंडे आए मेरे, इसमें 3 दिन घूमेंगे, 1 2 3, 3 दिन खत्म, ये खाली, फिर 3 दिन उसके खत्म, ये खाली। तो ये चारों घूमते घूमते चारों खाली होते रहेंगे। ऐसे ऐसे खाली होते रहेंगे और आप उस साइड में आपने देख रहा हूँ पॉन्ड भी उसी हिसाब से आपने बनाया हुआ है। यहाँ से फिर पॉन्ड में ट्रांसफर, डायरेक्ट पॉन्ड में ट्रांसफर, वो सारा पाइपलाइन थ्रू कर रखा है मैंने, जिससे कि हैंडलिंग में कोई दिक्कत ना और बच्चों को परेशानी ना हो। जी। अच्छा विवेक जी। जी सर। मेरे भांजे का भी 100 बीघा से ज्यादा ही है, फिश फार्मिंग है जी। उसके साथ भी एक बार समस्या आई कि जो कोस्टल एरिया से उसने सीड मंगाया था, बच्चा मंगाया था, वो यहाँ के आधा भी नहीं निकला और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या कहेंगे इस बारे में? सर इस बारे में सर सबसे मेन जो चीज़ है ना सर, उसमें 2 कारण सर, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। और तीसरा जिस चीज़ हमारे सबको ध्यान नहीं जो देते हैं, वो ट्रैवलिंग में जो मछली के ऊपर स्ट्रेस आता है। छोटे से पानी में रह करके मछली का जो बच्चा अलग एनवायरनमेंट, अलग पानी में से रह करके इस हमारे एरिया में आ रहा है, तो वहाँ से उसकी मोर्टेलिटी होगी। और दूसरी बात ये सर, किसानों को लैक ऑफ अवेयरनेस है। लैक ऑफ नॉलेज का जो मैंने पॉइंट बोला उसमें ये कि सर उन्हें नहीं पता है फिश सीड छोटे में किसका है। जब वो बड़ा होगा, कलर उस पर जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी वेरायटी का, कौन सी साइज़ का, कौन सा बच्चा है। और कहीं ना कहीं उनको भ्रमित भी किया जाता है। भ्रमित, बिल्कुल सर। जहां आप कहते हैं ना कि मोनोपोली चली हुई है कि आपको उस एरिया से ही बच्चा मिलेगा, तो उस मोनोपोली को ब्रेक करने की कोशिश के द्वारा ही हैचरी को एस्टेब्लिश तभी मैंने यहाँ पे किया है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि नॉर्थ इंडिया में और अलीगढ़ में भी हैचरी है। जी सर। नॉर्थ वाले और जो अपने वेस्ट वाले इधर के फार्मर हैं, उनके लिए तो एक तरह से ये जैकपॉट है, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचेगा उनका, ठीक है जी सर, बिल्कुल। और एक ये है कि रिकॉग्नाइज ब्रीड जाएगी जो वो मंगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे आके जो वो सीड ले रहे हैं उसका पेरेंट आपके पास है, उसको भी देख सकते हैं कि हमारी मछली किस तरह की तैयार होगी। अच्छा ये बताइए, मछली पालन शुरू करने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है? सर बेस्ट सीजन जो सबसे अच्छा माना जाता है, फरवरी एंड के बाद आप सी स्टॉक करेंगे अपने पॉन्ड में, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी शुरू होती है और जो मछली होती है, जितना मौसम खुलता हुआ चलता है, जितना सूरज मिल रहा है, मतलब जितनी हमारी सनलाइट मिलती है जितने टाइम के लिए, वो फिश के लिए बहुत अच्छा सीजन होता है। और ठंड में आकर के मछली मैक्सिमम हाइबरनेशन में चली जाती है, ना वो कुछ खाएगी ना कुछ, मतलब खाएगी पर कम खाएगी और अपना मूवमेंट कम रहेगी, तो उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है, रुकी नहीं है, स्लो हो जाती है। अच्छा 1 एकड़, जी सर, 5 बीघे मान लो, उसमें कितना सीड डालना चाहिए? फार्मर्स को ये भी नहीं पता होता कि कितना सीड जाना, बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और कहते हैं जी साइज छोटा रह गया। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डालने की वजह से होता है। थोड़ा सा लोगों को इसका मैथमेटिक्स नहीं पता। सर मैं इस पूरी बात को क्लेरिफाई करूंगा सर, जितने भी लोग ये सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल ही गलत है जी, कि इस एरिया में कितनी मछली डालें जी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको कौन सी मछली डालनी है। अच्छा। हर मछली के हिसाब से काउंटिंग अलग है, हर मछली के साइज के हिसाब से काउंटिंग अलग है जी। अब मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पे
1 एकड़ का एरिया है, उसमें मैं अगर IMC की बात करता हूँ, जिसमें इंडियन मेजर कार्प्स होती है, इसमें रोहू कतला हमारी जो आती है मेनली मछलियाँ, उस मछलियों को अगर साइज फिंगर साइज है, जो आपकी 20 की उंगली के आसपास साइज है, उसको हम डालेंगे तो मैं एडवांस जो मेरी सोच है, जो मैंने सीखा चीज़ों में, उसमें 3500 4000 मैक्स मानता हूँ मैं, जो कि फिंगर साइज है। अगर उसमें छोटा करूँगा तो डबल बढ़ जाएगा। अगर उसी एरिया में मैं कैटफिश बात करूँ, जिसे हम फंगेशियस, रूपचंदा, वहाँ पे 20,000 15,000 20,000 नॉर्मल ला सकते हो। तो मछली की वेराइटी डिफाइन करेगी, उसका साइज डिफाइन करेगा कि मैं मेरा नंबर कितना है, मेरे पे एरिया कितना है। अगर मैं रैंडमली बोल दूंगा कि 1 एकड़ में 20,000 मछली डालनी है, ना मैंने IMC बताया, ना आपको मैंने कैटफिश फंगेशियस बताया, उससे दिक्कत क्या आएगी, जो आप किसान सुन रहा है, जो पता नहीं है, वो बिना सोचे समझे चीज़ें डाल देगा। तो सेम चीज़ें, सेम गलतियां मैंने खुद करके चीज़ें सीखी हैं। ये सेम हाल मेरा पहले था। मैंने 1 एकड़ में 1 लाख सीड डाल रखा है, स्पॉन कह लीजिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे, पर धीरे धीरे सीखने के बाद ये रिजल्ट है मेरा। इसी से संबंधित एक सवाल हो रहा है कि किसान कितने बीघे से शुरू करे ताकि वो कमर्शियली बेनिफिशियल हो उसको? सर बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही जिम्मेदारी वाला सवाल पूछा मुझसे आपने, कि सर सबसे पहले जो किसान है ना, वो ये सोचे कि उसे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का रेशियो कितना है। जी। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक RAS का प्लांट का ऑप्शन दूँ, रीसर्कुलेशन इकोसिस्टम जो है, रीसर्कुलेटरी इकोसिस्टम, उसमें क्या होता है सर, उसमें बेनिफिट बहुत है और उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। पहले मैं बोलूँ आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी सोच कितनी है। सबसे पहली बात सर, मैं इसमें बहुत बिहेव कर रहा हूँ, जो कि किसानों को देखता हूँ मैं आके, उनके पास एरिया है कम, उनकी सोच है ज़्यादा। जैसे मेरे से मछली लेके, मान ली सपोज करिए, अब जल्दी कमाना, हाँ, मैंने मछली आज डाली, वो शाम को बोलेंगे भाई बड़ी क्यों नहीं हुई। ये लॉजिकल है, जो चीज़ें नहीं समझनी है। फीडिंग बिहेवियर नहीं पता, फीड साइकिल नहीं पता उन्हें, कि फीड में कितना % प्रोटीन है, फैट है, आपका स्टार्च है, या आपका फाइबर, जो भी चीज़ें हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप पूरी दे रहे हैं फिश को, तो आपकी फिश की वैल्यू हुई तभी अच्छी बन पाएगी। और दूसरी बात सर, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट आपने पूछा कितने एरिया से हम स्टार्ट कर सकते हैं, सर सबसे अच्छा ये बताऊँ कि आप इनिशियल स्टार्टिंग के लिए मैं आपसे बोलूँगा, आप 1 एकड़ पकड़ें, अपना 1 एकड़ मिनिमम पकड़े आप। छोटे फार्मर लैंड होती है, हाँ, आप 1 एकड़ पकड़े अपना। उस 1 एकड़ में ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में कुछ % IMC रखें और कुछ % कैटफिश रखें, दोनों तरह की रखें, जो कि ओवरऑल आपको घाटे का सौदा न दे, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कैटफिश अपने नॉर्थ इंडिया में उसका रेट ठंड के टाइम पे सब निकालते हैं, क्यों मरेंगी वो। जब सब निकाल ही रहे हैं तो आपको पता है उसका रेट नहीं मिलेगा, और आपने खाली वो कर रखी तो नुकसान है। पर IMC साथ में कर रखी है तो वो आपको एज एज देके जाएगी, जो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट और पूरे इस प्रोग्राम में आपको फायदा देके जाएगी। अच्छा, फीड में फार्मर एक तो किस साइज की फिश डाले ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट? जी सर। और फीड में क्या दे और कितनी बार फीड देना होता है? जी सर, बिल्कुल अच्छा सवाल है सर। अगर हम IMC की बात करें और या फिर हम कैटफिश में किसी की बात करें, मैं ये सलाह दूंगा सर, फिंगर साइज से 100 ग्राम का जो बच्चा है जी, अगर इसके बीच में जो भी मछली डाल रहा है, वो किसान कभी घाटे में नहीं आएगा। मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉफिट में रहेगा। जी सर। छोटा डालेंगे तो पता नहीं सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। ये अब ये डिपेंड नहीं करता, तो ये नहीं कर पाएगा। दूसरी बात सर, आपने फीड की जो बात करी, फीड में ना आपको ये देखना है कि जो मेरी फिश है, मान लो 100 ग्राम की फिश है या फिंगर साइज फिश है, जहाँ से जिस बंदे ने फिश ली है, उसका आपको ये देखना आपका फीडिंग बिहेवियर क्या था। सपोज करिए मैं अपनी फीड को या मैं अपने बच्चे को 100 ग्राम तक या फिंगर साइज करने के लिए फ्लोटिंग फीड खुद का बना हुआ खिला रहा हूँ, किसान पे वो नहीं है। किसान खल डाल रहा है, आलू डाल रहा है, पत्ते डाल रहा है, नहीं खाएगी वो। अब छोटे बच्चों को आपने सेरेलक खिलाया तो सेरेलक खाएगा, दलिया थोड़ा खाएगा। बिल्कुल वही हिसाब है कि आपने जो चीज़ उसको पहले खिलाई गई है, आप उससे मैच करके धीरे रिप्लेस करें। आप तुरंत रिप्लेस करते हैं, फीड छोड़ देगा। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा फार्मरों को कि जहाँ से लिए वहाँ क्या चल रहा था, हाँ, या उसको फीडिंग आगे देना है और ब्रेक करके धीरे धीरे अपने फीड पे लाना है उसको। जी सर। और दूसरा फीडिंग का आपने टाइम पूछा, फ्रीक्वेंसी क्या है फीडिंग की। सर मैं बोलूँगा कि आपको कभी भी, आप जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो आप और हम खाना खा रहे हैं, आपको मैं अपने खाना खिला रहा हूँ, तो मैं आपको 1 रोटी दूँ, 2 रोटी दूँ, 10 रोटी दूँ, आप कैसे पूछेंगे? जैसे जैसे आप खाएंगे मैं रोटी बढ़ाते हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने हाथ रोक दिया, रोटी छोड़ दी, मैं समझ जाऊंगा आपका खाना पेट भर चुका है। यही फिश का है सर। आपने शुरू में 8 रोटी रख दी और मैंने 2 खाई तो 6 खराब चली जाएगी। 6 खराब। यही हमारा फिश फीड, पूरे फिश फार्मिंग में ये फीड का और डिजीज का, बंदा 2 चीज पे ध्यान दे ले और सीड अच्छा मिल जाए, तो ये सबसे अच्छा प्रॉफिट है। 40 से 50% ठोक कर इसमें प्रॉफिट मिलता है आपको। आप आज की डेट में मछली पालन के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपने बेस्ट इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया, ठीक है। 310 बीघा में आज आप अपनी फिश फार्मिंग कर रहे हैं, आपकी हैचरी भी है, ठीक है। आप फार्मर्स को तैयार करके सीड दे रहे हैं, जी सर, और आप फीड भी अपना बनाते हैं। जी सर। ओवरऑल इससे साल में कितना कमा लेते हैं? सर मैं इन तीनों चीज़ों को ब्रेकअप करके बताऊंगा जी। सर मैंने लास्ट ईयर जो फंगेशियस बेची है अपनी जी, वो तकरीबन थी 33,75,000 के आसपास जी। जो एज ओवरऑल मैं उसको 30 लाख करता हूँ, 3 लाख में हटाता हूँ सारा क्वेश्चन हटा के, 30 लाख मेरी फंगेशियस थी। और अगर मैं फीड की बात करूँ तकरीबन 11.5 लाख के आसपास मैंने फीड बेचा अपना, ठीक है। इसको टोटल आप कर लीजिएगा सर, मैंने एज अ फिगर अलग कर रखा है। और सर उन दोनों के बाद मैंने सीड बेचा है, वो सीड बेचा है 6.5 लाख, क्योंकि पिछले साल हैचरी मैंने पूरी खुद ही रन करी थी और स्टार्टिंग था मेरा थोड़ा लेकर के। और एक जो
जो मेरा इस फार्म से एक अलग जो फार्म है मेरा, वहाँ पे सर जो बचा हुआ जो फार्म है तकरीबन 240-250 बीघा जो बचा है इसको एरिया को छोड़ने के बाद, उसमें तकरीबन पूरा एज एवरेज देखूँ तो 42 से 45 लाख का अभी मेरे पास माल स्टॉक है जी सर। साल भर में अगर मैं सारी चीज़ें हटा करके सबको जोड़ूं तो 70-72 के आसपास मैंने आराम से सब कुछ नुकूल करके ये मैंने अपनी जेब में रखा, सारी चीज़ों को मिला करके, सारे खर्चे निकाल के सारी मेहनत निकाल 72 लाख आपने एक साल में कमाया। नॉर्मल, हाँ सर, लास्ट ईयर मैंने ये मेरा एज आप प्रॉफिट कहिए या फिर मेरी मेहनत कहिए, जो भी चीज़ है सर, जी ये है सर। एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव आपका ये अमाउंट बनता है जो आपने कमाया। दर्शकों, विवेक जी ने आपको अपने फिश फार्मिंग के सारी चीजें एक एक करके बताई। ये फिश का सीड भी बेचते हैं, ये फीड भी बेचते हैं और ये मछली को तैयार करके बेचते हैं। विवेक जी ने मासकॉम में मास्टर किया और इन्होंने 4 गवर्नमेंट के एग्जाम भी क्रैक किए, लेकिन इन्होंने वो काम करना नहीं था क्योंकि फादर और ब्रदर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे। इन्हें जमीन से जुड़ा काम करना था और ये इसमें आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। तो ये थे हमारे साथ में विवेक जी, जिन्होंने आपको अपने फिश फार्मिंग मॉडल के बारे में छोटी से छोटी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देके जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।